जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। पहले तो आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। और इस वीक की हम बात करें तो एक बहुत बड़ा इवेंट जो था वो पेंडिंग था पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एंड दैट वाज द बजट ऑफ पाकिस्तान। और काफ़ी हद तक जो थे एनालिस्ट ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट भी किया हुआ था। हमने भी 2-3 वीडियोस ऑलरेडी सरमाया पे की थी, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन ओवरऑल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बजट वाज के जो टैक्स मेजर्स इस दफा लिए गए हैं दैट इज सिमिलर टू द लास्ट ईयर एज वेल। और यही एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि गवर्नमेंट के पास जो है या सेंट्रल बैंक के पास इतने ज़्यादा गैप नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और टैक्सेस मजीद बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाएं। लेकिन थोड़े से टैक्सेस लगे हैं, थोड़ा सा सैलरी क्लास को जो है रिलीफ दिया गया है। लेकिन ओवरऑल जो गुड थिंग है दैट इज़ कि हमारे स्टॉक मार्केट के लिए इट्स अ वेरी बुलिश आप कह सकते हो कि हमारा बजट है, क्योंकि मेजॉरिटी सेक्टर्स के ऊपर काफ़ी हद तक थोड़े से टैक्सेस रिलीफ भी आए हैं। कुछ चीज़ें हमारे लिए बेहतर आई हैं, एक दो सेक्टर्स के लिए कुछ चीज़ें बुरी हैं। लेकिन ओवरऑल हम आज उसको डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलो, हमने सरमाया यूट्यूब के ऊपर 3 वीडियोस बजट के ऊपर बनाई थी, जिसमें से 2 जो थी वो लईक भाई ने की थी। एक प्री बजट विद 2 एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट डोमेन, यूसुफ भाई थे और मुस्तफा भाई के साथ हमने दोनों के साथ मिलके 2 हमने पॉडकास्ट की थी, लाइव आके स्ट्रीमिंग की थी। प्री बजट भी हुई है और पोस्ट बजट भी, तो आप लोग वो जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो भी की थी प्री बजट, और मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ था कि ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट आने वाला है वो काफ़ी हद तक हमने उस चीज़ को कवर कर दिया था। 90% जो था, अभी भी जो हम आज बात करेंगे तकरीबन वही चीज़ यहाँ पे लागू हुई है। और द गुड थिंग इज़ कि हमारी स्टॉक मार्केट ने उसको बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब भी किया है, और नज़र भी आया है कि हमें स्टॉक मार्केट इसको काफ़ी अच्छा वेलकम किया है। चलें, लेट्स मूव ऑन टू दिस सेशन। सबसे पहले फराज भी कैसे हैं आप, और थोड़ा सा ओवरव्यू भी देते हैं मार्केट के बारे में। जी, अल्लाह का शुक्र अमार। उम्मीद है आप लोग भी सब खैरियत से ही होंगे। और बजट के बाद मार्केट ने रैली की, बहुत अच्छी रैली हुई। फिर अब थर्सडे और फ्राइडे थोड़ा सा हमने इंडेक्स के ऊपर प्रेशर देखा, उसके ऊपर बात करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जो लोग डरे हुए हैं ईरान इजराइल वॉर के ऊपर, पैनिक करके पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग नई बाइंग की तरफ जाने का सोच रहे हैं, वो भी आज हम स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। अभी कुछ रिव्यू कर लेते हैं जो हमने रीसेंट टाइम्स के ऊपर जो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, वो मैं बता देता हूँ। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मगर आपको लॉसेज हो रहे हैं, या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बट यू डोंट हैव डायरेक्शन, आई हैव गॉट ए गुड न्यूज फॉर यू। सरमाया इज ऑफरिंग फाइनेंशियल ट्रेनिंग जो कि आपको हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में एंड ऑल्सो टू बिकम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। सो डू चेक आउट सरमाया ट्रेनिंग्स एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी, एक तो हमने चिराग सीमेंट को डिस्कस किया था, और यहाँ पे देखें 270s पे था। मैंने ये कहा था कि नीचे आएगा, इसको जमा करते रहें और ये आराम से जाके आपके 295 और 319 को टीपीस को हिट करेगा। हमारे फर्स्ट टीपी को एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के ऊपर आके इसने हिट किया, और अभी भी अच्छा पोटेंशियल है इसमें, स्टिल इसके ऊपर बाइंग की जा सकती है। फिर मैरिट, ये जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि पैकेजिंग कंपनीज में एक ये वाली रह गई है जो पीछे रह गई है, और इसने अपनी डिसेंडिंग जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग थी 11.25 पे सजेस्ट किया था, और राइट नाउ ये बड़ी फिनोमिनल इसकी परफॉर्मेंस रही है। वहाँ से तकरीबन 40% एक अपसाइड इसके ऊपर नज़र आई है। बाय द वे मैं उन लोगों को बता दूं, रीसेंट टाइम्स में हमारी 2 क्या कहते हैं बुल्स एंड बियर्स की एपिसोड्स मिस हो गई थी। सो जिनको इस तरह की स्विंग कॉल्स का कुछ आइडिया लेना होता है या ट्रेड प्लान्स कहाँ मिलेंगे, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, तो सैयद फराज इक्विटीज़ पे आप जब अकाउंट ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको एक प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ पे इस तरह की ट्रेड प्लान्स आती हैं। सुई साउथ हमने 36.6 पे लिया था, इसका 42 का टारगेट था, वो हिट हो गया। इसी तरीके से PIA हमने 19 पे और 18 के ऊपर इसकी बाइंग कराई थी, 22 इसकी टी पे हिट हो गए, स्टिल इसमें अभी भी पोटेंशियल है। इसी तरीके से मैरिट हमने 11 रुपए के करीब बाइंग कराई थी, इसके भी टारगेट हिट हो गए। चिराग सीमेंट जैसे अभी आप लोगों से शेयर किया है, इसकी भी कॉल दी हुई थी और ये इसके भी फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है। ISL हमने 81 के ऊपर बाइंग कराई थी, इसके 93 के टारगेट्स थे, वो हिट हो गए। सो अगर कोई भी इस तरह की कॉल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, आप सैयद फराज इक्विटीज़ में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने नैस्डैक को डिस्कस किया था लास्ट 2 वीक से, कि जिस टाइम 21,600 पे था, हमने ये सजेस्ट किया था कि नीचे आएगा 20,500 600 के करीब, वहाँ पे बाइंग करें, और 22,200 के करीब इसके टारगेट है। एग्जैक्टली उसी तरीके से परफॉर्म करता हुआ जा रहा है।
और अभी तकरीबन 21,600 के करीब है। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि बाय मंडे और ट्यूसडे इसके ये वाले टारगेट्स भी हिट हो जाएंगे। फिर एक और ट्रेड आप लोगों को याद होगी पाउंड यूएसडी की, यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 1.34820। ये मैंने एक सपोर्ट जोन रिकमेंड की थी कि 34500 पे आए वहाँ पे बाय करें या 35100 के ब्रेकआउट पे बाय करें। सो आप अगर बाय लिमिट वाला ऑर्डर प्लेस करते या बाय स्टॉप वाला करते और जो टारगेट्स थे 1.35900 के वो एग्जैक्टली वैसे ही जाके हिट हुए हैं परफेक्टली। बहुत अच्छे तरीके से ये परफॉर्म करता हुआ है। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं गोल्ड की ट्रेड्स जो हमने बुल्स एंड बेयर्स के ऊपर भी डिस्कस की थी, और यहाँ पे भी बता देता हूँ जो मुझे फेसबुक के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, एक कॉल मैंने 16 मई को दी थी कि 3130 के ऊपर गोल्ड आइस को बाय करें। मेरे टारगेट 3350 के थे। विद इन नो टाइम, विद इन अ वीक उसने जाके $200 की अपसाइड दिखाई, हमारे 3350 के टारगेट हिट हुए। वहाँ से दोबारा ये नीचे आया, जब नीचे आया तो 3280 और 3300 के करीब मैंने एक सपोर्ट जोन हाईलाइट की थी। ये 28 मई की कॉल थी कि इसको फिर बाय करें, फिर से 3360 को जाके हिट करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, 3360 को जाके हिट हुआ। फिर 3360 के बाद ये 3400 तक गया, दोबारा आके रिट्रेस हुआ 3300, फिर मैंने कॉल दी कि फिर बाय करें इसको 3300 के ऊपर। और राइट नाउ और उस पे जो थर्ड कॉल थी मेरी वो 3400 के उसके टारगेट्स थे जो कल रात को जाके हिट हो गए। सो वहाँ पे भी लाइव अपडेट्स चल रही होती है इन चीज़ों के बारे में। सो ओवरऑल अमार हर तरफ से मेरे ख्याल में जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं वो डेफिनेटली प्रॉफिट में कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे। सेहतवराज इक्विटीज़ की अगर कॉल्स ले रहे हैं तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में, अगर हमें फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में होना चाहिए, अगर हमें बुल्स एंड बेयर्स के थ्रू फॉलो कर रहे हैं तो अगेन बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में होना चाहिए। ठीक है, सो ओवरऑल बड़े अच्छे हमारे लास्ट 2 वीक्स गए हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे ये भी बताते चलेंगे, जैसे फराज ने ऑलरेडी यहाँ पे अपने दिखाए भी हैं जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, जहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, जहाँ तक उन्होंने टीपी डिसाइड किया हुआ है। ये अगर आप लोग खुद भी सीखना चाहते हैं तो सरमाया के ऊपर जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग होती है, यही चीज हम आपको बताते हैं कि प्रिसाइज एंट्रीज आप लोगों ने कहाँ पे लेनी होती है, कैसे लेनी होती है। फंडामेंटल्स के लिए अगर आपने चीजें देखनी के पीछे कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है उस कंपनी के ऊपर कैसा आ सकता है, उसके लिए फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग है। रिसेंटली अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग जो है रिसेंटली मेरे ख्याल से क्लोज हो गई है रजिस्ट्रेशन। सो नेक्स्ट टाइम जब भी ये ओपन होगी देन यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। आप लोग खुद भी सीख सकते हैं और खुद भी ये अप्लाई करके किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, आप लोग खुद भी इसको यूज करके प्रॉफिट्स बना सकते हैं। चलें, इस वीक का हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आज का जो एजेंडा होगा दैट वुड बी डिस्कसिंग दी बजट। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये खोल भी लेता हूँ। सो ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी हद तक कुछ ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स वगैरह भी देखी होंगी, कुछ जगहों पे आप लोगों ने यहाँ पे ये फराज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बजट की डेवलपमेंट्स का आपको? जी, हमारा आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, बिल्कुल ऐसे। परफेक्ट हो गया। चलें, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जो ओवरऑल बजट की जो की डेवलपमेंट्स हैं थोड़ा सा उसको बात कर लेते हैं। एंड ऑल आर गुड थिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। सबसे पहले जो है हमारा प्राइमरी सरप्लस आया फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर्स। ये हमारे 3 डेकेड्स के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्राइमरी सरप्लस जो है वो तीसरे साल तक भी हमारा सिचुएशन रही हो। तो ये दिस इज अ वेरी गुड एक्सपेक्टेशन। और 2.4% हमारा जीडीपी का ये हमारा प्राइमरी सरप्लस था। और आईएमएफ की प्रेडिक्शन थी कि हमारा तकरीबन 1.6% रहेगा। तो आईएमएफ की प्रेडिक्शन से भी बेहतर हमने थोड़ा सा परफॉर्म किया है। ओवरऑल बजट डेफिसिट को देखा जाए तो बजट डेफिसिट जो है हमारा 3.9% है ऑफ आवर फिस्कल ईयर 26। दिस इज अ 21 ईयर लो। अगेन वेरी गुड पर्सपेक्टिव, बहुत अच्छा हमारा नंबर्स आ रहे हैं। सो आगे भी उम्मीद यही है कि अगर हमारा डेफिसिट रहेगा भी तो इतना ज्यादा नहीं रहेगा। इसके बाद बात करें तो एफबीआर टैक्सेस जो इस दफा एस्टिमेट हो रहा है कि ये रेवेन्यू तकरीबन 14.13 ट्रिलियन जो है वो रेस कर लेंगे, जिसमें तकरीबन ये 19% आप कह लेंगे पिछले साल की निस्बत ज्यादा ग्रो करेगा। जिसमें से अगर आप नेचुरल देखा जाए तो 11 से 12% ओवरऑल नेचुरल ग्रोथ जो हमारी चलती आ रही है, जिसमें टैक्सेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं, वो होगा। 7 to 8% जो न्यू टैक्सेस वगैरह नॉन टैक्स ज्यादा इस दफा लगे हैं, तो उसकी बेस के ऊपर थोड़ा सा रेज किया जाएगा। नेक्स्ट जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट इस दफा जो है गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि हम 5.17 ट्रिलियन रुपीज जो है वो अपना टारगेट सेट करें, जिसमें हमारा पीडीएल भी आता है, थोड़े से स्टेट बैंक की तरफ से जो आपके डिविडेंड्स के तौर पे भी आएगा टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो वो भी एक चीज इसमें ऐड इन हो जाएगी। तो ये भी चीज हमारे लिए काफी हद तक बेहतर हो सकती है। जो अगेन आप दिस इज द बजट इज ओवरऑल पॉजिटिव फॉर द मार्केट। आप देखेंगे डिस्पाइट एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारे कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड टैक्स जो रेट है वो थोड़ा सा शायद मजीद बढ़ जाएगा। वो हुआ ये है कि इस दफा वो मजीद नहीं बढ़ा।
दूसरी बात ये है कि सुपर टैक्स जो है, जो कंपनीज पे लग रहा था, जो बैंक्स पे लग रहा था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे कर दिया जाएगा, विच इज अगेन गुड फॉर द स्टॉक मार्केट, गुड फॉर द सेक्टर्स एज वेल। अच्छा, नेक्स्ट जो है कार्बन टैक्स एक लगा दिया गया है 2.5 रुपीज पर लीटर। और इसके अलावा पीडीएल जो है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, ये फर्नेस ऑयल के ऊपर लग रहा है, ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है तकरीबन ये 100 रुपीज तक आपका लगाया जाएगा, और इससे भी काफी हद तक गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। दूसरी बात, एक इम्पोजिशन ऑफ ग्रिड लेवी जो है टैक्स, ये भी एक लगा दिया गया है। 3-4 ये किस्म के टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट यहाँ से थोड़ा सा पैसा मजीद रेस करना चाह रही है। इसका जो इफेक्ट अगर आपके जेहन में आ रहा है कि ओएमसी के ऊपर शायद ये नेगेटिव इफेक्ट होगा, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी पीएसओ वगैरह है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ही आपने प्राइसेस को इंक्रीज किया, जो कि ये आराम से कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन कर देंगे। ठीक है, सो जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि 4.2% नेक्स्ट ईयर जो है हम अचीव कर पाएंगे, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन फॉर अस। अगर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज की एक्सपेक्टेशन की जाए तो ये तकरीबन ओवरऑल 4.5%, 4.3 एंड 4% जो है ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ है कि नेक्स्ट ईयर तक इन सेक्टर्स के अंदर हम ग्रोथ अचीव करेंगे। इसके अलावा जो है सोलर के ऊपर एक टैक्स लगा दिया गया है, 18% जीएसटी। पिछले साल के अंदर तकरीबन पाकिस्तान के अंदर $2 बिलियन के सोलर पैनल्स जो हैं वो इंपोर्ट हुए थे। यहाँ पर ये टैक्स मुझे लगता है कि नहीं लगाना चाहिए था, बिकॉज इलेक्ट्रिकल ओवरऑल जो आप देखें ईवी की पॉलिसीज भी आने वाली हैं। उसके अलावा जो है हमें काफ़ी हद तक इस नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी जाना चाहिए, तो उसकी बेस के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन खैर ये लगा दिए। ओवरऑल डिविडेंड इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टू बी टैक्स ऑन प्रोपोर्शनल बिजनेस। यहाँ पे सजेशन पिछले साल भी ये हुआ था कि जो आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके ऊपर जो है 25% जो है डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। इस दफा भी यही बात हो रही है कि ओवरऑल अभी ये क्लियर नहीं है कि कितना परसेंटेज जो है ओवरऑल आप डेप्ट इंस्ट्रूमेंट पे लगा रहे हैं, यानी कि जो बैलेंस फंड्स होते हैं जिसमें आपके इक्विटी एंड जो आपके लो रिस्क फंड्स होते हैं, दोनों लो रिस्क वाले जो आपके टी बिल्स बॉन्ड्स होते हैं, उसका कॉम्बिनेशन के ऊपर किस तरह से भी ये डिविडेंड सेट होगा, ये अभी डिसाइड नहीं है। ये कुछ अरसे बाद अभी क्लियरिटी मिल जाएगी कि कितना लगेगा, लेकिन द पॉइंट इज कि थोड़ा सा ये डिविडेंड के ऊपर जो आपके डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पे 25% जो है आपका टैक्स लग गया है। ठीक है, अब बजट के ऊपर बात कर लेते हैं। सेक्टर्स वाइज भी कुछ चीजें जो हैं, कुछ कंपनीज के लिए, सेक्टर्स के लिए कुछ बुरी हैं, कुछ के लिए अच्छी हैं। यहाँ पे बैंक्स के लिए दिस इज अ बिट नेगेटिव, बिकॉज जो है अभी हमारा जो इंटरेस्ट इनकम जो बैंक्स इस पे बनाते हैं, उस पे टैक्स जो है 15% से 20% जो है वो बढ़ा दिया गया फॉर नॉन फाइलर्स। सो अगेन ये थोड़ा सा अगेन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दिस कुड बी अ बिट पॉजिटिव फॉर द स्टॉक मार्केट, क्योंकि अगर लोगों के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स को अगर पैसा लगेगा तो वहां से वो मूव करके स्टॉक मार्केट में उनको पैसे आइडियली लेके आने चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग विदहोल्डन टैक्स और कैश विड्रॉल्स अबव ₹50,000, पहले आपके नॉन फाइलर्स के लिए 0.6% था, तो अब ये मजीद बढ़ा के 0.8% हो गया है। तो इससे क्या होगा कि थोड़े से बैंक्स में डिपॉजिट्स जो ग्रोथ होनी चाहिए वो थोड़ी सी रुकेगी। यहाँ पे लोग जो हैं वो कैश की तरफ, डीलिंग की तरफ आएंगे ज्यादा, तो ये चीज जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट को तो फायदा हो सकता है, लेकिन बैंक्स के लिए थोड़ा सा दिस इज अ बिट नेगेटिव। ठीक है, ओएमसी की बात की, मैंने ऑलरेडी बताया कि न्यूट्रल है। आपका जो कार्बन टैक्स लेवी लगा है तो वो तकरीबन पास ऑन कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो पीडीएल जो आपका लग रहा है फर्नेस ऑयल के ऊपर, वो भी अगेन कंज्यूमर के ऊपर ये पास ऑन कर देंगे। सीमेंट्स के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सीमेंट्स के स्टॉक्स भी ऑलरेडी रैली करना शुरू हो गए हैं। बजट से पहले भी कर रहे थे, बजट के बाद भी कर रहे थे। एक सबसे पहले चीज है कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो आपका पीएसडीपी के ऊपर काफी ज्यादा बजट लगा दिया गया है, जो फेडरल साइड से निस्बतन कम है, लेकिन जो प्रोविंशियल साइड से अभी आपका पीएसडी बजट डिसाइड होगा वो काफी हद तक बेहतर होगा, और उसकी बेस के ऊपर आपकी डेवलपमेंट्स थोड़ी सी स्टार्ट होंगी, जिसकी वजह से सीमेंट्स की सेल बढ़ेगी। अच्छा, एडवांस टैक्स जो है ऑन सेल एंड ट्रांसफर ऑफ रियल एस्टेट, जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको कम कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके रियल एस्टेट के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ाना शुरू कर देगा यहाँ से, जिसकी वजह से फिर अगेन आपकी जो सीमेंट की सेल्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। टैक्स क्रेडिट और इंटरेस्ट फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग, तो ये टैक्स क्रेडिट भी डिसाइड कर लिया है गवर्नमेंट ने कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक है। आई थिंक 200 स्क्वायर फुट का आपका अपार्टमेंट है, शायद मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल कुछ नंबर्स हैं जिसमें अगर वो उस साइज के अंदर आपका घर क्वालिफाई होता है तो फिर आप लोगों को ये टैक्स क्रेडिट भी उसमें दे दिया जाएगा। कार्बन लेवी जो है 2.5 लीटर जो आपका फर्नेस ऑयल के ऊपर लगाया गया, जो हमने अभी ओएमसी में बात की, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज है कि अगर ये ज्यादा डिसाइड हो जाए कि थोड़ा सा मजीद बढ़ जाए तो सीमेंट की सेल्स उससे
निस्बतन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगेन जो कंपनीज हैं ये बिजली भी यूज़ करती हैं, फिर कोल वगैरह भी यूज़ करती हैं, तो ये इसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी चीज़, एलोकेशन ऑफ 5 बिलियन रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी डिसाइड की गई है कि ये आपके हाउसिंग के ऊपर लगेगी। अगेन दिस इज गुड फॉर द हाउसिंग सेक्टर, और हाउसिंग सेक्टर से अगेन सीमेंट्स की सेल मजीद बढ़ेगी। स्टील के लिए इट्स अ हाईली पॉजिटिव बजट। आप यहाँ पे देखें सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक हमारे स्टील सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद है। और अगर आप देखें स्टील के ऑलरेडी स्टॉक्स भी काफ़ी हद तक ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। आई रिमेंबर फराज ने भी ISL की कॉल दी हुई थी, सैयद फराज इक्विटीज़ के अंदर, तो उसने भी बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, बल्कि TP जो थे मेरे ख्याल से दोनों हिट हुए हैं। फेज वाइज अगर आप देखें, सेल्स टैक्स जो फाटा एंड पाटा के रीजन के ऊपर लगाया गया था, ये वो रीजन था जहां पे आपके आप कह लें कि फॉर्मल जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज नहीं है, तो फॉर्मल सेक्टर नहीं है, वहां पे ये स्टील को वहां पे बनाते थे और बहुत ही कम रेट के ऊपर बेचते थे। तो यहाँ पे स्मगल होके स्टील आता था और उसके अगेन बना के नॉर्थ रीजन में बेचा जाता था। तो अब ये जो सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन वाली चीज यहाँ पे अप्लाई हुई है, ये हमारी पब्लिक सेक्टर में जो कंपनीज है उनके लिए ये चीज बहुत बेहतर है। दूसरी जो है टारगेटेड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जो हमने बात की कि हाउसिंग वगैरह बनेगी, उससे भी स्टील के फैक्टर को ज़्यादा फायदा होगा। फिर उसके अलावा PSD एलोकेशन जो है वाटर एंड पावर प्रोजेक्ट जो आपके लग रहे हैं, उसके लिए भी काफ़ी हद तक ये बेहतर साबित होगा, जिसमें हमारा क्रिसेंट स्टील जो है CSAP, उसका शेयर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मुगल भी कर सकता है एंड ISL भी कर सकता है। तो ये वैसे ही स्टील सेक्टर के लिए ओवरऑल बजट काफ़ी फ्रेंडली है। लेकिन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो है वो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज बैक एंड पे वो प्रोजेक्ट्स कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं टोबैको एंड कंज्यूमर्स के ऊपर। सबसे पहले जो है अगर आप देखें हर साल जो है सिगरेट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था, जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो आपकी ज़्यादा मजीद बढ़ाई जाती थी। इस दफ़ा जो है वो उसको मेंटेन किया गया है, वही रखा गया है। और अगर वही रखेंगे तो अगेन वो टोबैको के लिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ साबित हो जाती है। बन एंड रस्क की बात की जाए तो यहाँ पे सेल्स टैक्स जो है इसको एग्जाम कर दिया गया, थोड़ा सा GST जो है मजीद कम कर दिया है। इसकी वजह से अगर आप देख रहे होंगे तो बनीस लिमिटेड जो है उसको ऊपर का भी आज लगा हुआ है। सो ओवरऑल ये 2-3 फैक्टर्स आप देख सकते हो कि ये इस सेक्टर के लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। ऑटोज के लिए ये बजट नेगेटिव है, क्योंकि ओवरऑल जो छोटी गाड़ियां हैं पहले तो उसके ऊपर आपने GST बढ़ा दिया। पहले तकरीबन 12-12.5% था, अब 18% हो गया। सो 850 सीसी से नीचे जो आपकी गाड़ियां हैं जिसमें आपकी सुजुकी मोटर ज़्यादा आती है, तो उसके ऊपर तो थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा लग गया है। उसके अलावा जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि आप 850 सीसी से ऊपर जो आप गाड़ियां लेंगे, तो अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपको अलाउ होगा, अगर आप फाइलर नहीं है तो कुछ कंडीशंस की वजह से आपको तब अलाउ किया जाएगा, वरना आपको अलाउ नहीं है। तो दिस इज अ बिग डेंट टूवर्ड्स आप कह लें कि ऑटो सेक्टर से सेल्स इससे काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकती हैं। फिर उसके अलावा इम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल एडॉप्शन जो है, ये एक लेवी लगा दिया गया 1-3% के राउंड अबाउट। ऑल्दो ये भी अच्छा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत लगाएं, लेकिन ये थोड़ा मिनिमम ही है। 1-3% थोड़ा सा इम्पैक्ट तो ला सकता है, लेकिन ओवरऑल दिस इज नॉट दैट बैड। अच्छा, IPPs की बात की जाए तो दिस इज अ बिट पॉजिटिव। एक तो नंबर 1 के डेप्थ सर्विस सरचार्ज एक लगता था IPPs के ऊपर, उसकी जो 10% सीलिंग थी वो रिमूव कर दी गई है। ये थोड़ा सा न्यूट्रल है, इसको IPPs पास ऑन तो कर देंगी आराम से, लेकिन ओवरऑल इसको ना नेगेटिव कह सकते हैं ना पॉजिटिव कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस दफा बजट में भी IPPs का जो सर्कुलर डेप्ट है उसको कंट्रोल करने के ऊपर अगेन बात की गई है कि हम थोड़े से पैसे एलोकेट करेंगे, विच इज अगेन गुड फॉर द IPPs कंपनी। फार्मास्यूटिकल्स के लिए इट्स हाईली पॉजिटिव, क्योंकि आपकी जो कस्टम ड्यूटीज हैं, जो आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, APIs जिनको कहते हैं, उनके ऊपर आपकी कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है आपकी रॉ मटेरियल्स की निस्बतन कम होगी और वह आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, रिफाइनरीज के लिए थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव आप कह सकते हैं कि GST की जो रिजीम है जो ऑलरेडी चल रही थी उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है। ऑल्दो जो रिफाइनरीज थी वो ये समझ रही थी कि हमारा जो सेल्स टैक्स एग्जम्पशंस का जो सिलसिला चल रहा था, जो 6 महीनों से चलता आ रहा था, वो उन्होंने सॉल्व नहीं किया। गवर्नमेंट ने जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे जो सॉल्व ना होना जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव हो गया, लेकिन ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रल ही स्टांस है टुवर्ड्स रिफाइनरीज। लास्ट जो है टेक्नोलॉजीज को देख लेते हैं, ये थोड़ा सा न्यूट्रल बजट है। पहली बात तो यूथ स्किल डेवलपमेंट एंड IT एक्सपोर्ट टारगेट तकरीबन $25 बिलियन का यहाँ पे गवर्नमेंट नेक्स्ट 5 ईयर्स में कर रही है। सो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर भी पैसा लगेगा, जो कि जितनी भी हमारी IT कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ है ये। दूसरी बात के टैक्सेशन थोड़ा सा बढ़ा दी गई, E-कॉमर्स के ऊपर जो है मजीद थोड़े से टैक्सेस लगे हैं। आई थिंक ये 5% तक आपके कुछ टैक्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, तो वो थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। फिर 5% टैक्स आपके सर्विसेज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पहले नहीं था,
अब जो अगर आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं उसके ऊपर भी थोड़े से आपको चार्जेस लगेंगे। रिबेट सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स, तो ये भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया, ये थोड़ा सा न्यूट्रल है। बुरा नहीं कह सकते, अच्छा भी नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल जो है ये थोड़ा सा न्यूट्रल हमारे स्टांस बन रहा है। सो ये थे हमारे सारे सेक्टर्स। मैंने थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर ये सारे सेक्टर्स भी डिस्कस कर लिए हैं कि आपके बजट के अंदर क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड है। जी, ओवर टू फराज भाई। अच्छा, हमारा अब 100 इंडेक्स को रिव्यू कर लेते हैं, इसकी आउटलुक देख लेते हैं कि कमिंग वीक्स में हमें क्या लग रहा है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मगर आपको लॉसेज हो रहे हैं, या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बट यू डोंट हैव डायरेक्शन, आई हैव गॉट ए गुड न्यूज फॉर यू। सरमाया इज ऑफरिंग फाइनेंशियल ट्रेनिंग जो कि आपको हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में एंड ऑल्सो टू बिकम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। सो डू चेक आउट सरमाया ट्रेनिंग्स एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। सबसे पहले हम अपने इन्हीं पॉइंट टेबल्स को देखते हैं। हायर हाइज एंड हायर लोज ये स्टिल इंटैक्ट है। टाइम साइकिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी बिल्कुल इंटैक्ट है। सो लेटर हाफ ऑफ द ईयर यानी कि जुलाई ऑनवर्ड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छी रैली करेगा, और ये लास्ट टाइम भी मैंने इस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की थी। सो स्टिल इंटैक्ट है और उम्मीद यही है कि ये आपका जो पॉइंट है ये स्टिल वैलिड रहेगा। वाइक ऑफ रिक्यूमुलेशन स्टिल ये वैलिड है। बहुत से लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये ब्रेकआउट हो गया था। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये पैटर्न बना था जब मैंने इसको हाईलाइट किया था, और बहुत मज़ा आया था स्प्रिंग डिफाइन होने के बाद। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वहाँ से मार्केट बढ़ना शुरू हुई थी। ये स्टिल इंटैक्ट है और ये इसी तरीके से चलता हुआ आ रहा है राइट नाउ। अच्छा, चलिए हम बेयरिश इंडिकेशंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर करंट सिनेरियोस पे बात करेंगे। वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस ये स्टिल इंटैक्ट है। इसी वजह से बार बार मार्केट जो है एक नए हाइज बनाने के बाद स्ट्रगल करती है, नीचे आती है। गैप ज़रूरी नहीं होता कि गैप फिल होने मार्केट नीचे आए। ये मैंने इसकी प्रीवियस एग्जांपल्स भी दी थी 2009 की, और उसमें गैप्स बने हुए थे, वो आज तक बने हुए, वो फिल नहीं हुए। सो ज़रूरी नहीं होता, बट स्टिल हमने इसको बेयरिश उसमें डाल दिया कि इन केस ये आ जाए नीचे तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इन लेवल्स के ऊपर जितनी करेक्शंस आती हैं मार्केट में। अच्छा, एक बात लास्ट टाइम मैंने डिस्कस ये की थी, दिखाया भी था कि बजट से पहले जब भी मार्केट रैली करती है तो बजट अनाउंस होने के बाद ड्रॉप होना शुरू होती है। तो इस दफ़ा वो वाला सिनेरियो बना है कि बजट से पहले आपकी मार्केट रैली करती भी जा रही थी। बजट के बाद हमने देखा है कि बहाना मार्केट जो है वो ईरान इजराइल वॉर ले रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में करेक्शन ड्यू थी, प्रॉफिट टेकिंग आना था, वो आ रही है। सेकेंडली ये आपका जून एंड होने वाला है इन कपल ऑफ वीक्स, तो मोस्ट लाइकली आपका जो रोल ओवर वीक होगा वो तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन इंडेक्स आपका जो है वहीं खड़ा रहेगा। इतनी तेज़ी एकदम से नज़र नहीं आती क्योंकि पोर्टफोलियो बैलेंसिंग हो रही होती है दोबारा से आपका जब जून एंड हो रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइम जो मार्केट चल रही है, मार्केट बिल्कुल ठीक है, इस पे करेक्शंस पे परेशान नहीं होना। जितना नीचे आएगी उतनी अच्छी नई तेज़ी आगे के लिए बनेगी। सो जितना नीचे आ रही है ये आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इसको जाके वैल्यू बाइंग करें अच्छे स्टॉक्स को। इसको लेके घबराना नहीं है कि बाहर की वॉर का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे क्या होना है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 40 दिन भी पूरे नहीं हुए। सो आप लोग इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं कि हमने अपनी जंग इतनी बुरी तरीके से उनको हराई है, ठीक है। तो हम बाहर की जंग से फिर क्यों डरने लगे। तो पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल या स्टॉक मार्केट को इस टाइम अभी इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लॉन्ग रन में देखी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी ओवरऑल टेक्निकल्स के ऊपर सब कुछ ठीक है। सो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी करेक्शंस आपकी आ रही है मार्केट में, अपॉर्चुनिटी है जो मुझे यहाँ से जुलाई ऑनवर्ड जो मार्केट लग रही है दिसंबर तक, वो बहुत अच्छी तेज़ी इंशाल्लाह उम्मीद है कि नज़र आएगी। इस पूरे साल में ये जो 6 महीने थे स्ट्रगलिंग के थे या कंसोलिडेशन आप कह लें, सो नेक्स्ट जो आपके 6 मंथ्स हैं अगले इसी साल के, वो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। सो इसको घबराना नहीं है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस टाइम मार्केट में आपके जो थर्ड टियर स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, या उनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। FCSE हो गया, PMI हो गया, WTL हो गया, 2-2 3-3 रुपए वाले। ये यूजुअली बजट सीजन के ऊपर ये जितने 2, 3, 4, 5 रुपए वाले स्टॉक्स होते हैं ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनके वॉल्यूम्स को देख के आप लोगों ने ट्रैप नहीं होना। अगर आप कोई इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें। ये सीजनल्स के ऊपर चलते हैं बेसिकली, और इनके ऊपर स्टोरीज लगाई जाएंगी कि इसके साथ ये होने लगा है तो इतना बढ़ जाएगा। आप लोग उस पर ट्रैप ना हो। और क्या कहते हैं, अगर कुछ अच्छा थर्ड टियर स्टॉक ट्रेड करना भी है इस तरह का पैनी स्टॉक, तो उसका इंट्राडे की ही लें और ट्रेड करें और क्लोज करके चले जाएं। अगर आप उसमें ट्रैप हो गए तो घबराने की बाहर उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती।
वो फिर ये होगा कि आपको जो अगली बारी उसकी आएगी वो दिसंबर में आएगी या जनवरी में आएगी, फिर जाके आपके जो आप ट्रैप हुए हाइस के ऊपर, वो फिर आप वहाँ से निकल सकेंगे। सो थर्ड ईयर स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, सेकंड ईयर परफॉर्म करेंगे, इंडेक्स थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश है और अच्छी रहेगी। और जितनी भी स्टॉक्स आप लोग ट्रेड करेंगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर, उनमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है, वो मैं अभी हाईलाइट भी कर देता हूँ आगे। सो ओवरऑल हमारी एक जेनेरिक सा ओवरव्यू ये है कि घबराना नहीं है स्टिल, और नीचे जो भी करेक्शंस है वो वैल्यू बाइंग है। थर्ड ईयर स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, उन पे हाइस पे जाके ट्रैप नहीं होना। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये ऑलरेडी हम काफ़ी अरसे से, मेरे ख्याल से 6-7 मंथ्स हो गए, हम यही कहते आ रहे हैं जब से बुल्स एंड बियर स्टार्ट किया, घबराना नहीं है। फंडामेंटली हर चीज़ हमारी बहुत ज़बरदस्त है, इकॉनमी अच्छी जा रही है, बजट भी अच्छा है, सो सारी चीज़ें हमारी हमारे हक में जा रही है। जी फराज भाई, इस वीक की कोई कॉल्स वगैरह हैं तो वो भी आप शेयर करते हैं। जी बिल्कुल है। अब मैं जो बाइंग बात कर रहा हूँ कि वैल्यू बाइंग की तरफ हमें जाना चाहिए, तो अच्छे स्टॉक्स देखें या अच्छे टेक्निकल सेटअप्स देखें जिनकी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें सबसे पहले पायनियर सीमेंट है। ये बहुत अच्छी एक कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा था, एंड देन ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, दोबारा उस बॉक्स के अंदर आ गया। मेरे ख्याल में ये जो कंसोलिडेशन है ये एक स्पाइक के ऊपर नहीं कभी भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती। इसके लिए इसको रैली करके या ऊपर जाके फिर डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए। आसान लफ्ज़ों में कि इसका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। तो जब भी ये नीचे मिले या इन्हीं लेवल्स पे, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बाइंग है आपकी बन सकती है कि 247 से करेक्ट होके 217 215 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे इसको ऐड करें, बाय करें, 206 पे करें, इसको यहाँ पे आप लोग जमा कर सकते हैं। और फिर इसके टारगेट्स जो पहले बन रहे हैं वो अगेन जो अभी रिसेंट हाई था 247 का, वो दोबारा जाके टेस्ट हो सकता है। और फिर अगर लॉन्ग रन में थोड़ा सा 3-2 मंथ्स के लिए इसको होल्ड करें, तो ये तकरीबन आपका 300 को भी जाके टेस्ट कर सकता है। इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है स्टिल, ये एक बुलिश ट्रेंड में है, कोई डाइवर्जेंस वगैरह इसके ऊपर नहीं है। सो ओवरऑल ये टेक्निकली एक अच्छा सेटअप लग रहा है कि इसको बढ़ना चाहिए। अमार, पायनियर सीमेंट आपको फंडामेंटली कैसा लग रहा है? अच्छा, पायनियर सीमेंट ओवरऑल इट्स अ ब्लू चिप स्टॉक्स। जिस तरह बड़े बड़े आपके सीमेंट की कंपनीज हैं, पायनियर सीमेंट जो है वो आपकी टॉप कंपनीज में से आता है। तो पहले तो आपको जेब में रखना चाहिए हमेशा, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो ब्लू चिप स्टॉक्स में आपको करनी चाहिए। अच्छा, पायनियर सीमेंट का जो ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे फेज, रेंजिंग फेज भी आया, इसकी वजह ये थी कि आपकी जो ओवरऑल सीमेंट के डिमांड थी वो पिछले साल थोड़ी सी अब कम रही थी, उससे एक साल पहले बहुत जबरदस्त रही थी। सेल्स अगर आप पायनियर सीमेंट की देखेंगे ना, एक साल में 8% डिक्लाइन हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है अर्निंग्स पर शेयर इसका 40% ज़्यादा इंक्रीज हुआ था पिछले साल की निस्बत। उसकी रीज़न यही थी कि आपके एक तो नंबर वन फाइनेंसिंग, आपने देखा इंटरेस्ट रेट वगैरह थोड़ा सा नीचे आ रहे थे, और उसके अलावा जो है सारी कंपनीज जितनी भी सीमेंट्स हैं वो सारी आपके रीन्यूएबल एनर्जी पे जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है आपके ओवरऑल मार्जिन वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। अच्छा, अगर पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे इसका ग्रॉस मार्जिन निस्बतन काफ़ी हद तक गिरे हैं, 33% से तकरीबन 26% पे आए थे। उसकी रीज़न ये थी कि थोड़े से इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 40% तकरीबन मजीद इंक्रीज हुए हैं। सेल्स नहीं बढ़ी थी लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। कुछ कंपनी सीमेंट की ऐसी थी जिनके यहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए थे, जिसमें से पायनियर सीमेंट भी है, जो कि आगे जाके ये इंक्रीज नहीं होगा, ये भी ज़हन में रखिएगा। या तो उतना ही रहेगा, कम रहेगा, या फिर आपका अब ज़्यादा मजीद अच्छी तरफ जाएगा, क्योंकि अब आपके जो रीन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। दूसरी बात यह कि इनका जो रॉयल्टी एक्सपेंस ये कहा जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल अभी डिटेल तो नहीं आई इनकी कि आप नोट्स में जाके हम देखें, रॉयल्टी एक्सपेंस इन्होंने इस क्वार्टर में दिया था, नेक्स्ट जो पिछला क्वार्टर था उसके अंदर उन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से भी इनका थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा था कि एक्सपेंसेस ज्यादा है। दूसरी बात यह कि इनका ओवरऑल अगर आप कोल मिक्सर देखेंगे तो 50% जो है ये कोल के ऊपर चलते हैं, जो कि ज्यादातर जो है आपके पाकिस्तान के अंदर वो एक चीप रॉ मटेरियल है, जिसकी बेस के ऊपर आपके मार्जिन इंप्रूव होते हैं। तो आगे आकर भी पायनियर सीमेंट इज वन गुड कंपनी जो अच्छा रिटर्न दे सकती है। ज़बरदस्त अमार। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पिक है मेरी वो PIA की है। अ, इसको अभी हमने रिसेंट टाइम्स में बाय कॉल भी दी थी, 18 और 19 रुपए के दरमियान हमने कहा था इसको खरीदें। 22 रुपए हमारे सेकंड जो टारगेट्स थे वो थे। उसके बाद मैंने इसके टारगेट्स एक्सटेंड करा दिए 25 और फिर 32। ये अमार टेक्निकली देखा जाए ये बहुत बड़ी कंसोलिडेशन थी इसकी, और ये अपनी नेक्स्ट लेग तैयार कर रहा है और ये उसमें चलता हुआ आ रहा है। आज भी अगर आप देखें फ्राइडे को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मार्केट बहुत इंडेक्स प्रेशर में था, लेकिन इसने अपने जो फुटिंग्स थी वो बड़ी स्ट्रांग रखी
ये ब्रेकआउट जो हुआ, ये बड़ा तगड़ा ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन भी कर रहा है उसको। सो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि ये जो इस बॉक्स की जो कंसोलिडेशन थी, अ, ये इतनी आसानी से 25-26 के टारगेट्स पे नहीं जाती। ये इसको बढ़ना चाहिए, इसको अच्छा बढ़ना चाहिए 32-33, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा ये बढ़ जाए। इस तरह के जो कंसोलिडेशन बॉक्स होते हैं बड़े-बड़े, और इनके पीछे मैं हमेशा से ये एक स्टोरी बिल्डिंग ज़रूर होनी चाहिए इन कंसोलिडेशन बॉक्स के पीछे, जो पीआईए के पीछे है डेफिनेटली। इसी तरीके की ये बॉक्सेस हमने देखे थे साजगार के ऊपर, इसी तरह हमने एयर लिंक्स के ऊपर देखे। एयर लिंक के ऊपर 22-23 रुपए का वो था जब हमने इसको हाईलाइट किया था, और 200 रुपए हो गया। साजगार के ऊपर भी ऐसे बड़े कंसोलिडेशन बॉक्स थे, एंड देन फंडामेंटल्स और उसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी थी वो एज अ कैटलिस्ट है कि, और फिर ये रैली करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि पीआईए में कुछ अच्छा बड़ा होने जा रहा है, और इसकी जो ट्रिगर होगी वो डेफिनेटली इसकी प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ से रिलेटेड होगी। हमारे उसके ऊपर अभी मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन ये कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है कि अच्छे लंबे ट्रेंड्स की तरफ लेके जाएगी। सो इस ट्रेंड को राइड करना चाहिए और उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। सो इनिशियल टारगेट्स आप 25 और 32 के रखें जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके टारगेट्स इससे भी ज़्यादा के हो सकते हैं। अमार, आपको लगता है ये प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो 1 साल से कहानी या बातें रुक गई थी, अब उम्मीद नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं पीआईए को कोई कंपनी जाके एक्वायर करे? बिल्कुल, अगर इसमें देखा जाए तो स्टोरी आपने ऑलरेडी जैसे बताया कि ये जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होनी चाहिए और वो स्टोरी है। इस दफ़ा बजट के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस ही कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, तो ये इंसेंटिव भी दे रहे हैं। तो इस दफ़ा जो बजट में इंसेंटिव मिला है पीआईए को, वो ये मिला है कि आपकी जो इम्पोर्ट और लीज़ ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं बाय पीआईए जो भी किया जाएगा, उसके ऊपर जो सेल्स जो है वो सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा जो है ट्रिगर प्ले कर रही है टुवर्ड्स पीआईए। और दूसरी ओवरऑल कोशिश गवर्नमेंट की नज़र आ रही है, नियत नज़र आ रही है कि इसको किसी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो हमने 1-1.5 साल पहले देखा था कि इसको अब होल्डिंग कंपनी के अंदर बना दिया गया है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो पीआईए जो हम अभी शेयर देख रहे हैं, पीआईए एच जो एचसीएल आपको नजर आ रहा है, ये नॉन कोर अंडरटेकिंग है, और जो इसको मर्ज कर दिया गया है विद द एसोसिएटेड, जो आपकी अब छोटी एक कंपनी बनाई गई है जो आपकी पीआईए सीएल है, जो आपकी पहले पीआईए थी, अब वो पीआईए सीएल बन गई हुई है, जहां पे आपके जितने भी एसेट्स लायबिलिटी जो भी मसले मसाइल थे वो कंपनीज के, वो सारी उस चीज में है। अब आपकी प्राइवेटाइजेशन जब होगी तो होल्डिंग कंपनी को थोड़ा सा सेपरेट रख के ही इसको देखा जाएगा, लेकिन ओवरऑल दैट कुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर द बायर एज वेल एंड फॉर पाकिस्तान एज वेल, अगर इसको प्राइवेटाइज करके ये सारी चीजें ठीक की जाएंगे। दूसरी बात, आप ऑलरेडी अगर देखेंगे इस शेयर के ओवरऑल पीआईए एचसीएल जो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने अब प्रॉफिट्स भी दिखाना शुरू कर दिए, जो कि कुछ अर्सा पहले हमारे लॉसेस ही चल रहे थे। ज़बरदस्त अमार, ये तो बहुत बड़ी खबरें आप दे रहे हैं इसके ऊपर, तो उम्मीद है कि इसी तरीके से इसका ट्रेंड कंटिन्यू रहे और अच्छे राइड इसमें नज़र आए हमें। सेकेंडली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये जो है प्राइवेटाइज हो जाती है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम बैंक इस्लामी की तरफ, बीआईपीएल। इसने बहुत बड़ा अपना एक लेवल ब्रेक दिया किया है, ठीक है। ये हमने कल जब हाईलाइट किया इसको रात को, मैं और अमार डिस्कस कर रहे थे, आज सुबह आते ही ये कैप हो गया। सो ये जो लेवल था ये तकरीबन 26.32, ये बहुत अरसे के बाद जाके ब्रेक हुआ। 5 दफ़ा पहले टेस्ट हुआ है लेकिन इससे ब्रेक कभी भी नहीं हुआ था। इस दफ़ा जो है ये परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके जो टारगेट्स बनते हैं वो आराम से मुझे लग रहा है कि 33-34 के बन सकते हैं। अगेन ये सिंपल आपकी कंटिन्यूएशन पैटर्न था। बुलिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, हाई राइज हाई लोज, एंड देन थोड़ा सा साइडवेज हुआ, कंटिन्यूएशन पैटर्न में कंसोलिडेट हुआ। अब उसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया और ये रैली मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। सो जहाँ पे भी ये कहीं नीचे करेक्शंस में मिले, जैसे आज 27.99 या 28 के करीब क्लोज हुआ है, सो कहीं दोबारा आता है, रिट्रेस होता है 26.25 या इवन 24 के करीब, सो इसको मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। इस कंसोलिडेशन के रिजल्ट्स ज़रूर नज़र आएंगे आगे जाके एक अच्छे अप ट्रेंड की शक्ल में। सो इसके जो इनिशियल टारगेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो 33-34 के हैं। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी, और इसके टारगेट्स 33-34 के होने चाहिए। अमार, बीआईपीएल आपको लगता है सारा बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म कर गया, ये थोड़ा सा लैगिंग उसमें चल रहा था, और अभी इसमें ऐसा क्या हुआ है कि इसने इस कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक करके एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है?
अच्छा, ओवरऑल जब भी आपके कोई सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपका एक स्टॉक उसी सेक्टर को अगर बिलोंग करता है, नहीं परफॉर्म कर रहा होता है पहले, तो उसके पीछे अगर उसके रिजल्ट्स ही बुरे हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि एकदम से शार्पली आप लोगों ने देखा कि बड़ी तेज से ही ऊपर गया है, तो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड BIPL एज वेल। तो पहले रेवेन्यू पे बात कर लेते हैं। रेवेन्यू के पिछले साल की निस्बत देखें तो तकरीबन 20% का इंक्रीज तो नजर आया था, लेकिन अर्निंग्स जो थी वो तकरीबन फ्लैट थी। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो काफी ज्यादा इसमें लैग था, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके रेवेन्यूज गिरे थे। लेकिन हुआ क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि BIPL ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी किए थे, बैंक से इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो इन्होंने जो सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी उसका प्रॉफिट इन्होंने रियलाइज किया है इस साल, और वो पिछले साल की निस्बत अगर देखा जाए दैट इज 10x, यानी कि 10 गुना ज़्यादा जो है आपकी रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किया है इन्होंने इन सिक्योरिटीज़ के अंदर, जिसकी वजह से इसकी अर्निंग्स ज़्यादा आप लोगों को नज़र आ रही हैं। वो शूट की हैं और उसकी बेस के ऊपर इसने भी शूट करके अपने परफॉर्मेंस दिखाई है। ठीक हो गया मार। नेक्स्ट पिक देखते हैं BBFL की। ये हमारी समझे फॉलो अप ट्रेड है। ये कुछ अर्सा पहले हमने रिसेंट पास्ट में इसको हाईलाइट किया था कि बुलिश डाइवर्जेंस बनी है, जब भी ये 55 को ब्रेक करेगा उस टाइम बाय करें। सो लास्ट वीक इसने 55 को ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया। अब इसकी क्या स्टेटस होना चाहिए या किस तरीके से इसमें काम करें। सो स्टिल ये बहुत अच्छी पोटेंशियल आपकी एक सेटअप बना हुआ है। अब इसका अगर कोई स्टॉप लॉस रखना चाह रहा है, बहुत टाइट स्टॉप लॉस रख सकते हैं 47.8 का या 48 का, ठीक है। राइट नाउ 49.29 है, लेकिन इस स्टॉप लॉस को क्लोजिंग बेस रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मंडे को ये टेस्ट करता है 47.8, तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्लोजिंग 47.8 सेकंड से या 47.5 से नीचे आती है, फिर आप इसको एग्जिट ले सकते हैं, अदरवाइज इसको बाय करें। और क्या कहते हैं, अब जाहिर है कि 55 एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर इसका ये बहुत क्लीन ब्रेकआउट दे जाता है तो ये बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन बॉक्स, और उसका ब्रेकआउट फिर आप इन टारगेट्स को लंबा भी ले जा सकते हैं 66 और 73 के करीब। और अगर इसको किसी ने पोर्टफोलियो में अपने होल्डिंग पर्सपेक्टिव से रखना है, सो मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टॉक है, इसको रखना चाहिए। लॉन्ग रन में ये इजीली 73 75 को जाके टेस्ट कर सकता है। और अगेन वैल्यू बाइंग करें इसके ऊपर, जहाँ जहाँ नीचे आता है, जहाँ डिप्स में करें। सो ये दो तरह की ट्रेड्स इसके ऊपर बन सकते हैं। शॉर्ट रन में जो आप बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, एक अगर पोजीशन बिल्ड करके इसको लंबी राइड के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो दोनों तरह के ट्रेडर्स इसको ट्रेड कर सकते हैं। अमार, BBFL अब कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा, BBFL में काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज डेवलप हो रही हैं। जो रीसेंट स्टोरी जो सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है, जिसकी वजह से इसने रैली भी दिखाई है, वो ये है कि इन्होंने BBFL ने एग्रीमेंट किया है विद अली बाबा ग्रुप के ओवरऑल जो है ये B2B के अंदर जो है ई कॉमर्स को यूज़ करके अपने एक्सपोजर को मजीद बढ़ाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है, जिसकी वजह से ऑलरेडी BBFL काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी यहाँ पे करता आ रहा था। फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव इसके अच्छे क्लाइंट्स भी थे, जिसमें आपका KFC भी आता है, मैकडोनल्ड्स भी आता है। ये थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि हम रिटेल सेगमेंट में भी जाएंगे, वहां पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत बड़ी खबर थी। दूसरी एक बहुत बड़ी खबर ये है कि ये 3 मेगावाट सोलर अपना लगाने जा रहे हैं, जो कि बाकी आपने ओवरऑल देखा पाकिस्तान की जितनी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं सारी ही रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रही हैं, तो ये लोग भी जा रहे हैं। अच्छा, सेल्स वॉल्यूम पे देखा जाए 23% पिछले साल की निस्बत सेल्स भी बढ़ी है, वॉल्यूम भी बढ़ी है। तो ओवरऑल काफी अच्छा ही एक कंपनी जा रही है। अगर यूटिलाइजेशन लेवल पे देखा जाए 30% की इनकी तकरीबन यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है। प्राइमरी चिकन अगर आप देखें ना, तो ये बेसिकली फूड प्रोसेस फूड बेचते हैं ना, तो प्राइमरी चिकन जो होता है वो उनकी सेल, और प्राइमरी चिकन से जो आगे इनका सेकेंडरी चिकन होता है, जिसमें आपकी छोटी प्रोडक्ट्स आती है, नगट्स वगैरह हो गई, सारी चीजें हो गई, इसमें देखा जाए तो 75% जो इनकी सेल है वो प्राइमरी से आती है। सो ओवरऑल ये प्रोसेस को ज्यादा जो सेकेंडरी वाली चीजें हैं वो निस्बतन ये कम ही कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है इनकी अब ज्यादा प्रायोरिटी ये है कि रिटेल सेगमेंट में ज्यादा है, B2B को छोड़ के B2C वाली साइड को कवर करें। अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए 51% जो इनकी सेल्स आती थी वो आपकी B2B से आती थी, यानी कि मैकडोनल्ड्स वगैरह हो गए या आपके जो KFC वगैरह हो गए, बड़ी कंपनीज होती थी। अब ये रिटेल सेगमेंट में जैसे ही जाएंगे तो इसमें भी इनके प्रॉफिट मार्जिन मजीद बढ़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने प्रोडक्शन लाइन एक अपनी एथनिक फूड में इंक्रीज की है, जो के तकरीबन 120 टन से तकरीबन 175 टन पे ये मजीद आगे हैं। इसके अलावा सी फूड के सेगमेंट को भी इन्होंने ऐड किया, जो हमने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा हमने पहले भी कॉल दी थी, तो तभी मैंने डिस्कस किया था कि सी फूड सेगमेंट में भी जा रहे हैं। इसके अलावा इनकी एक्सपोर्ट ऑलरेडी ओमान में, कतर में, सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी हो रही है। ये आगे भी इसको मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं। सो ओवरऑल अच्छे ही इसमें ट्रिगर्स मौजूद हैं, आगे जाके मुझे लग रहा है ये काफ़ी हद तक ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जबरदस्त अमार।
हमारा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं, वहाँ की बात करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं जिसमें ईरान, इजराइल और यूएस इन्वॉल्व हैं, क्या लग रहा है आपको कि ग्लोबल मार्केट्स क्या क्रैश हो जाएंगी, या बस ये ऐसे ही है कि करेक्शंस आई और फिर रैली करना शुरू हो गई? ये बिल्कुल सेंटिमेंटल इफेक्ट होगा, इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई भी आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अभी जो बेसिक चीज़ें देखने वाली होती हैं वो हमने इस पर्सपेक्टिव से देखनी होती है कि क्या कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है इम्पैक्ट हो रही हैं, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स इस टाइम इम्पैक्ट नहीं हो रही। और ये फराज, ये हम यहाँ पे बताते चलें, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके कुछ अरसे से टैरिफ की न्यूज़ आ रही थी, मसले मसाइल की बात आ रही थी, फिर ईरान इसराइल वॉर की मसले आ गए, हमारे पाकिस्तान इंडिया का भी खैर जो वॉर थी उससे चलें ग्लोबल मार्केट से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती। लेकिन ओवरऑल हम मुस्तकिल एक ही बात करते आ रहे हैं कि अभी तक जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स, वो बहुत बुरी साइड पे नहीं है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट आपने देखा है ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट दोबारा पहुंचने वाली है। सो ये एक अच्छी चीज है, और जो मुझे आगे भी लग रहा है कि अभी तक तो वो बुरे कोई चीज नजर नहीं आ रही, जब होगी तो हम यहाँ पे आके डिस्कस करेंगे उसको। अच्छा, हमारे डॉलर इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं। मैं टेक्निकल सेटअप्स दिखाता हूँ। हम लोग काफ़ी टाइम से, आप भी फंडामेंटल्स के ऊपर और मैं भी टेक्निकल्स के ऊपर, हम इस पर बेयरिश थे। हम यहाँ से शॉर्ट करना शुरू हुए थे कि ये ब्रेक करेगा और नीचे आना शुरू हो जाएगा, और वैसे ही होता रहा। फिर हमने ये भी कहा था ये डेड कैट बाउंस है, फिर दोबारा से नीचे होगा, नीचे जाएगा, नीचे आता रहा। अब मुझे ना थोड़ा सा टेक्निकल्स के ऊपर ये एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस बनाई है और एक एक बहुत अच्छा इंगल्फर इसने दिया है, ठीक है। होपफुली ये आज क्लोजिंग इसकी अच्छी आनी है, क्योंकि सैटरडे संडे जो वीकेंड है उस पर ये जो टेंशन है उसकी वजह से डॉलर आपका बढ़ेगा। सो डॉलर इंडेक्स मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से एक और बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और फिर उसके बाद ये दोबारा देखते हैं कहाँ जाता है, नीचे कहीं जाके कंसोलिडेट होता है या वहीं पे रहता है। सो यहाँ से एक बाउंस ज़रूर आना चाहिए जो लोअर हाई की तरफ इसको बनाए। सो मुझे इन कमिंग वीक्स डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस और इन गल्फर के बाद। हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर, डू यू थिंक कि डॉलर में अभी कुछ ऐसा चेंज आया है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाए, या ये सेंटिमेंटल इफेक्ट आ रहा है जो वॉर चल रही है? अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि हमने फंडामेंटली बहुत क्लियरली बता दिया था कि आपका डॉलर जो है वो मुस्तकिल वीक होता जा रहा है, और अगर बाकी करेंसीज की निस्बत देखें तो इसके सारे फैक्टर्स बहुत ही वीक हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक के अंदर 4 मॉनेटरी पॉलिसीज आ रही हैं, तो ये हमें जेहन में रखना पड़ेगा। और वो जो मॉनेटरी पॉलिसीज आएंगी, बाकी सेंट्रल बैंक्स का क्या टोन रहती है, वो बहुत बड़ा रिलाई करेगा कि आपका जो डॉलर है वो ऊपर जाना है कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आप देखें ना, पावेल की जो स्पीचेस पिछली चलती आ रही हैं, वो जब भी कभी अगर मीटिंग भी लास्ट हुई थी, तभी उसने कहा था कि वी विल सी। सो वी विल सी का मतलब है कि हम ओवरऑल कोई भी अभी कमेंट नहीं करना चाह रहे कि हम इसको हॉकिश रखेंगे, डोविश रखेंगे, हमारा स्टांस क्या होगा। वो अब इस जो हमारी मीटिंग आएगी जो नेक्स्ट वीक के अंदर आ रही है, वो चीज़ बड़ा क्लियरली बता देगी कि अभी उनका स्टांस क्या है। जो कि अभी तक जो है, जो सिनेरियो चल रहा है, काफ़ी हद तक अगर आपने देखा होगा, ट्रंप ट्वीट कर ही जा रहा है। जैसे लास्ट वीक के अंदर भी सीपीआई कम आई थी, तो उसने बहुत ज़्यादा कहा कि जी अब फेडरल रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए क्योंकि हमारे सीपीआई कम आई है। अब पावेल उस चीज को मानेगा या नहीं मानेगा, ये डिसाइड कर लेगा कि डॉलर ने ऊपर जाना है कि नहीं। अगर अब है टेक्निकली बेस पे, अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हाँ, आप जैसे कहते होते हैं कि टेक्निकल्स खुद से बता देते हैं, तो हो सकता है यही हो कि डॉलर की बुलिश स्टांस आ जाए पावेल का, और ये मजीद यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही। हमारे लास्ट रीसेंट टाइम्स में हम लोग डॉलर इंडेक्स को यही बेचते रहे थे, और जब डॉलर को हम बेच रहे थे तो मैं ये कहता था कि आप लोग डॉलर को शॉर्ट करें और एक ऐसी करेंसी देखें जो इसके अगेंस्ट थोड़ी स्ट्रांग हो, जो जिसमें हमारे पास स्विस फ्रैंक था। एक ट्रेड कॉल थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसमें ये ट्रेड हमारी इस जगह पे थी, इस जगह पे कहीं थी, जब ये रिकमेंड किया था मैंने कि यहाँ तक जाए तो सेल कीजिएगा। वहीं से सेल हुआ, और अगर मैंने कहा और बढ़ता है और बेचिएगा, और उसके बाद हमारे टारगेट्स यहीं पर हैं जो इसने प्रीवियस लो लगाया है। राइट नाउ ये डबल बॉटम की शक्ल नज़र आ रही है इसके ऊपर। सो जो लोग इस ट्रेड में शॉर्ट थे, बहुत अच्छी राइड है, ये बहुत मैसिव राइड है, ये तकरीबन 500 पिप्स की राइड है ये जो हमने राइड की है। सो अगर कोई इसके ऊपर क्लोज करना चाहता है यहाँ पे अपनी ट्रेड को, बिल्कुल करे, और ये बहुत बड़े गेन्स हैं, और यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा साइडवेज हो जाए या ये बाउंस करे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि डॉलर मुझे अब थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। सो जो भी इस ट्रेड में था वो इसको क्लोज कर दे, एक फॉलोअप थी, इसके ऊपर मैंने बात कर ली। अब राइट नाउ जो इस वीक मुझे ट्रेड लग रही है, जो मैं करूँगा, जो मैं जिसको आय कर रहा हूँ, मैं यूएस डॉलर को खरीदूंगा और मैं पाउंड को शॉर्ट करूंगा।
अब वो मैं किस लेवल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें करना चाहिए। यहाँ कहीं ये देखिएगा एक बुलिश बेयरिश डाइवर्जेंस बनी है और उसके बाद ये नीचे अगर हम 4 आवर्स पे जाएँ तो हमारे पास कुछ लेवल्स बड़े प्रोमिनेंट होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका ये वाला लेवल है 1.36330। अब ये जो है यहाँ से इसकी बहुत अच्छी एक रिजेक्शन आई है और फिर ये नीचे है। मुझे लगता है कि दोबारा कहीं ये बढ़ता है इस तरीके से, कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ कहीं 36300 या 3500 के ऊपर इधर कहीं इस रीजन में कहीं पे शॉर्ट अटेम्प्ट के सिग्नल्स देखने चाहिए, सेल सिग्नल्स देखने चाहिए, फिर जाके इसको शॉर्ट करें। सो मुझे लग रहा है कि ये पाउंड यूएसडी में भी प्रेशर आता हुआ शायद नज़र आए। एक बहुत बड़ी बेयरिश डाइवर्जेंस इस पे चलती भी आ रही है। सो इस रीजन को कहीं ये टेस्ट करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको शॉर्ट किया जाए। अमार, डू यू थिंक कि पाउंड जो है वो वीक हो सकता है अगेंस्ट यूएस डॉलर? अच्छा, ओवरऑल अगर पाउंड को देखा जाए तो मुझे पाउंड निस्बतन फंडामेंटली स्ट्रांग लगता है एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज। तो अगर ये चीज़ को मद्देनज़र मैं रखूँ तो मुझे लग रहा है कि आपका पाउंड से बेहतर यूरो जो है वो थोड़ा सा बेरिश साइड पे जा सकता है, क्योंकि सीजनलिटी वाइज भी देखा जाए तो यूरो भी काफ़ी हद तक नीचे गिरता है। बट अगर मैं यूरो और पाउंड की बात करूँ तो पाउंड के इस टाइम पे काफ़ी हद तक स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब यही बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीक के अंदर भी पाउंड की भी एक मीटिंग है, सो वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो अगर आप ओवरऑल उस चीज़ को ये बात कर लें हम कि डॉलर के बुलिश पॉइंट्स आ जाएं और पाउंड के बेरिश पॉइंट्स आ जाएं, तो तब भी पाउंड यूएसडी हमारा नीचे वाली साइड पे जा सकता है। इन दैट केस जो आप जिस तरह प्रेडिक्ट करें उसी तरीके से इसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। चलें, सही है। अमार, फिर आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट नैस्डैक के ऊपर, और इस पर मेरा सिंपल स्टांस है कि आज यूजुअली फ्राइडे है और ये जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो ये हो सकता है ये कहीं नीचे जाके क्लोज हो। मैं जो लेवल्स आए कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये जो रीजन इसने बनाया हुआ है यहाँ पे, जितनी दफ़ा एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये एक्ट करता रहा है इस एरिया के करीब, जो इस टाइम राउंड फिगर 21,000 या 20,900 के करीब है, यहाँ कहीं आता है, एक और अपॉर्चुनिटी बनती है इसके बाय करने की। सो बहुत सिंपल से इसको रखते हैं, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी बट ऑन मेजर करेक्शंस। तो ये कहीं यहाँ नीचे कहीं मिले इस रीजन के ऊपर 21,000 के करीब, तो इधर कहीं अटेम्प्ट करें और फिर टारगेट्स हमारे दोबारा से 22,200 के होने चाहिए। 21,000 20,900 बाय करें, 20,600 का इसका स्टॉप लॉस रखें। सो ये एक नैस्डैक की ट्रेड इसके ऊपर सेटअप्स नज़र आ रहे हैं। हमार ग्लोबल मार्केट्स, आपने पहले भी कहा प्रेशर में, तो मुझे नहीं लग रहा, आपको भी नहीं लग रहा फंडामेंटल्स के ऊपर? हाँ, प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ना, लास्ट वीक के अंदर हमने बात की, सीपीआई और पीपीआई का डाटा दोनों ही नीचे आए हैं। सो वही ट्रम्प जैसे कह रहा है, बार बार कह रहा है कि भाई हमारी इन्फ्लेशन का नंबर नीचे आ रहा है, तो फेडरल रिजर्व बैंक को भी अपने स्टांस नीचे ही करना चाहिए। तो पहले ही ऑलरेडी नंबर इन्फ्लेशन के ऑलरेडी बता रहे हैं कि हालात हमारी स्टॉक मार्केट वाइज फ्रेंडली ही हैं, रिस्क ऑन है, तो उसकी बेस के ऊपर हमें मार्केट को आइडली तो परफॉर्म करना चाहिए। सही हो गया। चलें अब गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं, और गोल्ड का सिंपल सा सेटअप रखते हैं। बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी ऑन मेजर लेवल्स जो मैं आए कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद है, वो एक तो मुझे लग रहा है कि ये वाला हर कोई इस सपोर्ट का इंतज़ार कर रहा होगा। अब जो भी बाय करने जा रहा है वो ये समझेगा 3400 एक अच्छा फैट नंबर है और 3400 के ऊपर सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे बाय करें। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहूँगा इस दफ़ा, और मुझे लगता है कि कहीं ये इस रीजन में मिले 3374 और 3380 के दरमियान। सो मैं यहाँ पे बाय अटेम्प्ट करूँगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 33,7 सो मेरी जो मुझे जो लग रहा है कि ये ट्रेड अगर कहीं डॉलर गोल्ड प्रेशर में आता है यहाँ पर, इस जगह पे 3380 3375 यहाँ बाय करना चाहिए, और फिर दोबारा हम आए करें जो भी इसने 3443 या जो भी हाइज लगा रहे हैं कि उसको जाके फिर से रीटेस्ट करें। सो सिंपल स्टांस, गोल्ड को बाय ऑन डिप अच्छे मेजर सपोर्ट लेवल्स के ऊपर, स्टॉप लॉस इसका 3337 अब बनता है। अच्छा, इसके बाद अमार कुछ कहना चाहेंगे गोल्ड के ऊपर या आगे चलें? नहीं, गोल्ड का बिल्कुल उसी तरह ही है, डॉलर के ऑपोजिट चलता है। तो अगर आप डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड थोड़ा सा नीचे आएगा, ये सिचुएशन है। और अगर आपके जुलाई के पीरियड देखे जाए तो जुलाई में गोल्ड उठता है, सीजनल वाइज उठता है, लेकिन अभी उसमें भी टू वीक्स हैं अभी के लिए जो है। सीजनल वाइज भी देखा जाए गोल्ड का इतना ज़्यादा कोई ट्रिगर नज़र नहीं आ रहा, और फंडामेंटली और हमने डिस्कस कर लिया डॉलर को।
अच्छा अमार, ये जब जंगी सूरत हाल होती है ना, यूजुअली आपका डॉलर भी बढ़ रहा होता है और गोल्ड भी एक साथ बढ़ रहा होता है। तो अभी भी ऐसे ही नज़र आ रहा है हमें, 1-2 दिन से गोल्ड भी बढ़ रहा है और डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखें, जैसे ही ये थोड़ी-सी डस्ट सेटल्ड होती है, फिर ये दोबारा से कोरिलेट करना शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल। अच्छा, बीटीसी यूएसडीटी सिंपल सा स्टांस, लास्ट टाइम हमने इसको रखा हुआ था हायर हाइज हायर लो जो चल रहा था, और बिल्कुल ठीक ट्रेड थी हमारी कि 100,000 डॉलर्स के ऊपर हमारा एसएल था जो हिट नहीं हुआ, 100,000 समथिंग लगाया और उसके बाद बाउंस कर गया, स्टिल इंटैक्ट है। और यहाँ पे अगर कोई इस जगह पे बाय कर रहा है 1,05,000 पे, तो जाहिर है 99,900 का एसएल रख लें। अगर वो हिट होता है तो फिर दोबारा से अटेम्प्ट करें 92 93 के करीब बाय करने की। सो ओवरऑल स्टिल बुलिश है आपका क्रिप्टो बीटीसी, और इसको बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी पे रखें। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, अगर करंट प्राइस पे बाय करें 99,900 रख लें, और अगर क्या पता ये ब्रेक होता है तो फिर दोबारा से अटेम्प्ट करें और स्टॉप लॉस पे 92,000 का रखें। जो सेकंड अटेम्प्ट होगी आपकी वो फिर 96,000 या 97,000 के अराउंड होनी चाहिए। इसी तरीके से हम इथेरियम के ऊपर बात करें, इथेरियम भी हमारे जो 27-2800 वाले लेवल्स थे ऑलमोस्ट उनको जाके टेस्ट करा है। और अगर मैं इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम देखूं तो इसको भी अच्छे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर स्टिल बाय करना चाहिए। जो इसका अच्छा सपोर्ट लेवल है वो 2452 मेरे पास मार्क हुआ था, उसी को आके टेस्ट किया और फिर बाउंस कर रहे हैं। तो 2452 और फिर ये एक और लेवल बना हुआ है 2380, इन दो लेवल्स पे बाय करें, दोबारा से जाके 2780 को जाके टेस्ट कर सकता है। सो ओवरऑल हमार ये मेरी तरफ से ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स मुझे थोड़ा सा बढ़ता हुआ लग रहा है, गोल्ड को बाय ऑन डिप रखना चाहिए, नैस्डैक को बाय ऑन डिप रखना चाहिए, पाउंड यूएसडी जो रीजन बताया है वहाँ पे देखें, अगर कोई सेल सिग्नल मिलता है तो शॉर्ट ज़रूर करें। बीटीसी इथेरियम अगेन बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पर ही रहे। परफेक्ट हो गया। चलें, ओवरऑल फिर इसे रैप कर लेते हैं। आपने ऑलरेडी सारा समराइज कर दिया है कि आपकी मार्केट में आपके घबराना नहीं है। पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से देखा जाए, बजट भी बहुत फ्रेंडली है, मैक्रो इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, सारे सेक्टर्स के तकरीबन सारे सेक्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव साइंस हैं। अब आप जो स्टॉक्स हमने जो रिकमेंड किए हैं उसको भी आप देख लें कि 2-3 वीक्स से जो हमने सजेशंस दी थी उन्होंने भी इतनी परफॉर्म किया हुआ था। फंडामेंटली भी वही स्टॉक्स वही स्क्रिप्ट्स उसी तरीके से परफॉर्म करें, और आगे आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह फिर हम इसी तरीके से आप लोगों के खिदमत में हाजिर रहेंगे। तो लेकिन थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें। हम काफ़ी हद तक देखते हैं कि कमेंट्स वगैरह पहले ज़्यादा आते थे, अब बिल्कुल भी नहीं आते। तो वी विल हाईली रिकमेंड कि थोड़ा सा हमें भी होता है यार कि हम एफर्ट करें, तो उसका भी हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। चले, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, सबाया की तरफ से, फराज की तरफ से, अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।